वीकली एक्सपायरी का असर आपको लास्ट के आधे एक घंटे में थोड़ा और ज़्यादा दिख रहा होगा, जब बैंक निफ्टी ने माफ़ कीजिए 43,500 न केवल पार किया बल्कि एक जोर का झटका लेते हुए 43,650 तक की जर्नी दिखा दी। मार्केट की इस चीज़ की तारीफ करनी होगी कि बाजार के अंदर भले यूएस इन्फ्लेशन का डाटा आए, एग्जिट पोल के नंबर आए, अर्निंग्स चल रही हो या कुछ भी हो रहा हो, बाजार अपनी लय में चल रहा है। ये लय थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मार्केट का जो डटापन है यानी कि जो खड़े रहने की जो ताकत है वो आज भी आपको दिख रही होगी। 18,300 के आसपास है, स्टॉप लॉसेस थोड़े पीछे खिसक चुके हैं और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉसेस थोड़े ऊपर आ चुके हैं। तो इन सब के बीच में हम अगले 1 घंटा आपके साथ रहेंगे। मेरे साथ मानसी हैं और साथ ही अभिषेक हैं आज हमारे साथ, तो जिनसे आज मेरे साथ रहेंगे और साथ ही हम मार्केट के एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़ेंगे और उन एक्सपर्ट्स से पता करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन ठीक उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पे कुछ एक चीज़ें लिखी हुई देख रहे होंगे, जो कि बाजार का नज़रिया 18,400 के आसपास रेजिस्टेंस है। 43,500 को आज बैंक निफ्टी ने पार किया। पिछले 3-4 दिनों में अगर आप लेवल्स के हिसाब से देख रहे हैं तो लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, भावनाओं में चेंज आ रहा है। आप जैसे अर्निंग्स देखते हैं आपको लग रहा है एकदम से चल रहा है, लेकिन L&T डॉक्टर रेड्डीज इंडेक्स को फिर मैनेज कर देते हैं। बैंकिंग के अंदर सरकारी बैंक चलते हैं तो ब्रेकआउट कर देते हैं, वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसी जगह पर आके खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए 18,400, 43,500 ये भी बहुत क्रिटिकल रेंज है। इसको जब तक हम डिसाइसिवली पार नहीं करेंगे तब तक अभी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे कुछ और पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। अगर आप इन सभी के बीच में अगर ये भी चेक कर रहे होंगे कि मार्केट के अंदर इस समय क्या चल रहा है, तो पॉइंट्स के लिहाज से प्रीमियम दिखेगा आपको निफ्टी पर, बट बैंक निफ्टी में डिस्काउंट है। ये प्रीमियम और डिस्काउंट अभी बात करने का समय नहीं, एक्सप्लेन करने का समय नहीं, बट ये है कि आप मान के चलेगा कि बैंक निफ्टी के ही आपको डिसाइड करवाएगा कि आपके सौदे कैसे बनने हैं कैसे नहीं बनने। निफ्टी ट्रेंड डिसाइडर नहीं है, वो हल्का भी है और उसमें डिस्काउंट भी है, इसलिए बैंक निफ्टी डिसाइड करवाएगा। आते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स करीब 1.5% ऊपर है और ये 13.5 के आसपास है। जब तक 15 तक हम नहीं पहुंचते खतरे का कोई निशान नहीं है। ये 13.5 आ गया तो अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ा और डिप लेंगे तो आपका नया हाई भी बन जाएगा। 50 में से 32 शेयरों में बढ़त, निफ्टी के 12 में से 11 शेयरों में बढ़त बैंक निफ्टी के। तो इसका मतलब है कि डाउन द मार्केट आपको थोड़ी बहुत ताकत तो दिख ही रही है। यही ताकत मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि जो रिटेल वाली चीज़ है जो एफआईज के हाथ में आ जाती है ना, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है और आप पिछले 1 महीने से फील भी कर रहे होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का PCR 1 के करीब है, यानी कि बुल्स अभी भी काफ़ी टाइट है। टाटा मोटर सिप्ला के नतीजे आने हैं, ये लास्ट लेग ऑफ नंबर्स चल रहे हैं। अब इन पे देखते हैं क्या नंबर आते हैं। तो कुल मिला के मार्केट का सेटअप ये आपके सामने है। हमने ट्रेडिंग स्क्रीन भी बना रखी है, वो ग्राफिक्स के जरिए आपके पास आ जाएगा। और मानसी, अब हम मेहमानों को इंट्रोड्यूस करके उनसे सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर रही है। मानसी, सिलसिले को शुरू करेंगे और आज भी हम देख रहे हैं निफ्टी के मुकाबले ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस ज़्यादा है, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्सेस कल एक दिन का ब्रेक लेने के बाद वापस से मिड कैप अब एक्शन में आते हुए थीम्स भी हैं और मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स भी हैं जिस पर खास तौर से नजर रखनी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे भी आते हुए दिखे। नतीजे अच्छे हैं जिसका असर आप स्टॉक प्राइस में भी देख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें, बढ़ोतरी 544 करोड़ से नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा 738 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा हुआ, 127 करोड़ से बैंक का मुनाफा जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीधा 310 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। इनके एनपीएस में गिरावट दिखी है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव। हम देख रहे हैं 3.6% से एनपीएस 2.8% पर। स्टॉक प्राइस करीब 2-2.5% की मजबूती, रिजल्ट का एक इम्पैक्ट इस वक्त यहाँ पर नजर आता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पैनल पर हमारे गेस्ट हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ नागराज शेट्टी भी हैं और साथ ही फंडामेंटल आउटलुक देने के लिए हमारे साथ इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। नागराज, विजय, गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। नागराज, इस तरह अभी जहां हम देख रहे हैं 18,250 के पार, अब 18,300 18,400 के लेवल्स की बातें होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन 18,400 के हर्डल को पार तो हम कर नहीं पा रहे हैं। 18,300 लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी दिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी और वो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से लेवल्स कौन से अहम है और आप अपने स्टॉक्स भी बताएं। जी हाँ, निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो लास्ट 3-4 दिन से एक छोटा सा रेंज में मूवमेंट है। हाँ, काफी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि अराउंड 18,300-400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। लास्ट 3-4 दिन का जो भी मार्केट का एक मूवमेंट या मार्केट का स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट देने में कोई स्ट्रेंथ अभी भी एमर्ज नहीं हुआ है। आगे जाके शायद हो सकता है अराउंड 18,450-500 के ऊपर, तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा।
और छोटा सा डाउनवर्ड करेक्शन भी रह सकते हैं। इनिशियली इधर से मार्केट नीचे आएगा तो अराउंड 18,200 टू 18,100 तक एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है मार्केट में, उधर से एक बाउंस बैक आ सकती है। और बैंक निफ्टी का बात करें वैसा ही अराउंड 43,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली लगातार कोशिश कर रहा है 3-4 दिन में अटेम्प्ट ब्रेकआउट करने की, लेकिन कोशिश तो नाकाम हुआ है। मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन मोमेंट बना हुआ है, रेंज बाउंड एक्शन रहेगा, थोड़ा कुछ डाउनवर्ड करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है एक आध दो सेशन में, और ज़्यादा कुछ हार्मफुल नहीं है अभी भी कुछ ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट रिवर्सल पैटर्न तो दिख नहीं रहा है। फिलहाल तो रेजिस्टेंस के पास है, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। रेंज बाउंड एक्शन या कंसोलिडेशन या छोटा सा डाउनवर्ड करेक्शन एक आध दो सेशन में जारी रहेगा। और स्टॉक्स की बात करें, रीसेंट मार्केट अपसाइड में एक मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे खासी भागीदारी की है और एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला है। अगर उसमें बात करोगे कि टीसीआई एक है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और चार्टिकली देखोगे टीसीआई कंटिन्यूसली एक बड़ा रेंज बाउंड एक्शन में था। आज एक डिसिसिव दमदार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है अराउंड 640-645 के आसपास, अभी अराउंड 673 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से बाय कर सकते हैं, उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 715-720 तक और 645 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टीसीआई कौन से शेयर का जिक्र किया आपने? ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जिक्र किया और उसके लेवल्स आपको नागराज ने बताया। लेकिन डिम्पी बात कर रहे थे कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि भारी पिटाई हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज या फिर एल&टी, नोवेलिस के कमज़ोर नतीजे आए थे, जो कि सब्सिडरी 100% ये हिंडाल्को की, तो वहाँ पर हम हिंडाल्को में भी प्रेशर आज 3% के आसपास का देख रहे हैं। लेकिन आज रिलायंस डे ट्रेड में थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन रिलायंस ने भी सारी की सारी अपनी तेज़ी गवा दी, वो भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। इसके चलते भी निफ्टी में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही है। फिर से हम देख रहे हैं कि 2487 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, 2500 रुपये के ऊपर निकला था बड़ा स्ट्रांगली, 2200 के लेवल से धीरे धीरे करके अच्छी बाइंग इसमें आ रही थी। विजय नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, अगर इंडेक्स को यहाँ से चलना है तो निश्चित तौर पर वो संभव नहीं है, जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात कर लें या फिर रिलायंस की बात कर लें, इनको अगर हम छोड़ दें तो ऐसे चलेगा नहीं। रिलायंस को लेकर आपका पर्टिकुलरली व्यू क्या है? क्या जो करेक्शंस अगर मिलते हैं वो बाय करते रहना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? नमस्कार, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत लंबी अवधि तक रिलायंस में विश्वास रखते हैं एज अ कंपनी, बहुत अच्छे लेवल्स हैं बाइंग करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बहुत छोटे अमाउंट के लिए ट्रेड करते हैं, 20, 25, 50 रुपए के लिए। उसका व्यू में देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो रिलायंस मुझे अच्छा लगता है। क्यों लगता है मैं बताता हूँ। अगर आप ग्रे मार्केट में रिलायंस रिटेल की बात करें तो करीब 3300 से 3500 का भाव इसका चलता है। जियो की बात करें, और इसमें से काफ़ी सारे डीमर्जर्स होने हैं। ऑयल एंड गैस बिजनेस है, न्यू एनर्जी बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है, तो काफ़ी सारे बिजनेसेस रिलायंस में मुझे लगता है विलय हो ऑलरेडी हैं, और इनमें से एक एक करके इनका डीमर्जर होगा। आने वाले कम से कम 2 से 3 सालों में हम देखेंगे काफ़ी कंपनीज डीमर्ज होके रिलायंस में से निकलेंगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू पूछे, मेरे को तो रिलायंस का भाव जो है 5000 6000 दिखाई देता है, और इसमें से ही बहुत सारी कंपनीज निकलेंगे डीमर्ज होके, जिसमें से वैल्यू अनलॉकिंग होगा। तो जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, दे कैन बाय एट दीज लेवल्स, और जब भी गिरावट मिले तो आप उसको ऐड करें। मगर शॉर्ट टर्म में इस समय कहना थोड़ा सा मुश्किल है। नीचे से स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लगभग 2170 से हम 2480 2490 का भाव देख चुके हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट हो, और मैं ये कहूँगा अगर गिरावट मिलती है तो रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि जिस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इस तरीके का है, जिस तरीके से उन्होंने हर बिजनेस में अग्रणी स्थान, टॉप स्लॉट अचीव किया है, चाहे वो जियो हो, चाहे रिलायंस रिटेल्स ने जिस तरीके के ब्रांड्स, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्वायर करें हैं, मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत मेजर वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और जो भी इस भाव पे लेगा वो बहुत अच्छे पैसे बनाएगा। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, बट घबराना नहीं है, लेना है। ठीक है, 2 हिस्सों में आपको जवाब मिल गया। पहला, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिलायंस को लेकर ना नहीं कहा जा सकता।
और एक और बात, विजय जी की बात बिल्कुल ठीक है कि 5,000 तक की उनको वैल्यूएशन है, अगर निकालने पे और अपर लेवल पे वैल्यूएशन मिल जाए तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर हैं तो फिलहाल वो समय नहीं है कि आपको रिलायंस में एकदम से उतर के आना चाहिए। एक महीने का व्यू 6% है, यही 6% के व्यू को अगर आप जोड़ देंगे तो मार्केट को यहाँ तक पहुँचाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वैसे देख रहे हैं साल के हिसाब से तो सिर्फ 1.5% का हुआ है, और 1.5 साल में बाजार में वैसे कोई YTD के हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला हुआ। तो जो अभी का स्विंग मिला वो एक महीने का मिला, और एक महीने में ही सबसे बड़ी परसेंटेज आपको दिख रही होगी रिलायंस के अंदर भी। खैर एनी हाउ, इस बीच विशाल मलकान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, सुलझे हुए इन्वेस्टर हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, बड़ी स्क्रीन लगा कर। विशाल बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक दो शेयर आपसे पता करने, हमारा अपना एनालिसिस ये कहता है कि कोई भी शेयर जब बैन में जाता है ना, या तो उसको तोड़ा जाता है या तो और तेज़ी से उसको ऊपर लेके आया जाएगा, क्योंकि पोजीशंस इतनी ओपन होती है उसको कहीं ना कहीं वॉलिडिटी मिलेगी। GNFC में वही हो रहा है, पिछले 2-3 दिन से बैन है और ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन गया। फ्यूचर लेंगे नहीं सर, कैश में ले सकते हैं? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस शो। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू बी ऑन ET। अब ये जो GNFC की आप बात कर रहे हो बैन वाली, मुझे डेफिनेटली लगता है कि वहां पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि जो हिसाब से ब्रेकआउट हो रहा है डेली और वीकली चार्ट पे, और उसका जो लेवल था 610 का, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैश में डेफिनेटली हम इसको बाय कर सकते हैं। और इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो है वीकली चार्ट्स पे और मंथली चार्ट्स पे काफी इंप्रूव हो चुका है, तो डेफिनेटली एक ये मीडियम टर्म कैंडिडेट बनता है, और ऊपर में हमको आसानी से 700 का टारगेट दिख सकता है अगर हम 2 से 3 महीना रुके तो। ठीक है, फिर एक काम आप और कीजिए विशाल जी, इसी तरह का एक मैं आपको और शेयर बताता हूँ, थोड़ा पेपर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, इमामी पेपर। एक बार ज़रा ये चेक करेंगे, हमारी स्टडी ये कहती है कि थोड़ा चल सकता है, अगर आप कहेंगे नहीं चलेगा तो रुक जाएंगे। अरे सर मेरे हिसाब से हम पूरा टेक्निकल देखते हैं, और चार्ट्स के हिसाब से डेली में आज ब्रेकआउट हुआ है 125 के भाव के ऊपर, और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मोमेंटम स्टॉक बन चुका है डेली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो डेफिनेटली ये एक कैंडिडेट बनता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और यहाँ से अगला जो टारगेट रहेगा वो 145 से 150 का रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। तो चलिए राय आपको पेपर स्टॉक्स और इन पर्टिकुलर इमामी पेपर 4% तक की तेजी, लेकिन इस बीच पेंट स्टॉक्स पर भी एक बार राय लेनी चाहिए, क्योंकि विजय जी एशियन पेंट्स के नंबर्स आते हुए दिखे, अनुमान अच्छे नतीजों के थे और नतीजे भी अच्छे आए और स्टॉक में भी अच्छा रिएक्शन हम देख रहे हैं। इन पर्टिकुलर फंडामेंटल आउटलुक पेंट सेक्टर पर ही आपका चाहूंगी, लेकिन एशियन पेंट्स के नंबर्स को भी एक बार टच बेस करेंगे। आय और मुनाफे में हमने अनुमान से बेहतर आंकड़े देखे हैं, मार्जिन के फ्रंट पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसके अलावा अगर आप देखें मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आती हुई देखने को मिली है, ओवरऑल ग्रोथ जो है दोनों इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट जो इनके पर्टिकुलर है वहां पर काफी अच्छी नजर आ रही है, और इसी के चलते डबल डिजिट ग्रोथ इन वॉल्यूम्स और वैल्यू में नजर आती हुई देखने को मिली है। पेंट सेक्टर को ऑल इन ऑल कैसे देखते हैं, और एशियन पेंट्स के स्टॉक में भी आज हम अच्छा खासा मूवमेंट देख रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ विजय जी। एक्सट्रीमली सॉरी, हमने लास्ट ईयर क्रूड को करीब करीब $125 पे देखा, और अब हम देखते हैं करीब करीब 75, 78 और 80 के नीचे नीचे ही क्रूड कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है। और ये बात दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो पेंट होता है, पेंट में जो मेजर रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं, और जैसे ही क्रूड के भाव में नरमी आती है, कमी होती है, तो पेंट स्टॉक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब रेट बढ़ा दिए गए तो उसको रेट तो नीचे लाया नहीं जाता, रिटेल रेट को या चाहे जो भी है, क्योंकि ऐसा चलन हमारे देश में तो एटलीस्ट नहीं देखा जाता कि कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन होता है। तो एक बार रेट बढ़ गए तो बढ़ गए। दूसरी बात, अगर रेट बढ़ गए और उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है कंपनी की काफ़ी हद तक नीचे आ गई, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालें तो ऊपर से करीब करीब $50 नीचे आ चुका है, तो बहुत मेजर रिडक्शन है 30-40% जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में। तो उसका जो बेनिफिट अब दिख रहा है बैलेंस शीट पे कि रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो पेंट स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। जनरली मॉनसून के आसपास पेंट स्टॉक्स को लेना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दिवाली पे ये पीक आउट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स जो होती है पेंट कंपनीज की
चाहे लोग घरों में कराएं, चाहे गाड़ियां बिकें, चाहे जो भांति भांति के इस्तेमाल होते हैं पेंट्स के। तो मुझे लगता है दिवाली इज द हाईएस्ट कंजम्पशन टाइम, दिवाली और दुर्गा पूजा के टाइम पे ऑलमोस्ट सितंबर टू नवंबर बहुत अच्छा क्वार्टर रहता है पेंट कंपनीज का। तो आई वुड से कि बहुत अच्छा टाइम है। गिरावट अगर मिलती है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, चार्ट्स में राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और हो सकता है कि इसमें गोल्डन क्रॉस भी बने। तो चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है और एशियन पेंट के साथ साथ कांजाई नेरोलैक है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पर। तो नेरोलैक के ऊपर भी मैं खरीदारी का रिकमेंडेशन दूंगा और एशियन पेंट्स भी बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है और आने वाले कम से कम 1 से 2 तिमाही तक कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पेश करेगी और सेल्स भी बढ़ते दिखेंगे। ठीक है, तो कंसाई नेरोलैक भी आपको खरीदने की सलाह है, लेकिन कंसाई नेरोलैक के मुकाबले अगर हम मार्केट कैप की तुलना करें तो करीब 5 गुना बड़ी कंपनी है एशियन पेंट्स। करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और नतीजे बेहद शानदार हैं। थोड़ी देर पहले जब नतीजे आए थे उस वक्त शेयर बहुत फ्लैट ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो कमेंट्री आई है बाद में मैनेजमेंट की, जो वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से स्टॉक्स को हम देख रहे हैं कि अब डे हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, करीब 3% के आसपास की तेजी इसमें हो गई है। लेकिन बाजार हम देख रहे हैं कि 18,300 के आसपास है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है इंडेक्स के लेवल में। निफ्टी बैंक अलग चाल चल रहा है, 280 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर है। लेकिन अगर हम निफ्टी की भी बात कर लें अगर, तो वहां पर विद इन स्टॉक्स थोड़ी चर्निंग होती दिख रही है। अगर आप एचयूएल को देखेंगे तो डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 3% के आसपास की तेजी एचयूएल के शेयर में हो गई है, 2600 रुपए की तरफ ये बढ़ गया है। आपसे ही इस पर जानना चाहेंगे विशाल, व्यू जरा दीजिए, इसके जरा चार्ट्स देखिए, क्योंकि हम इसमें तेजी लगातार देख रहे हैं एचयूएल के शेयर में और जो एफएमसीजी कंपनीज की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो अच्छी आई है। और उसमें खास बात यह रही कि जो ग्रामीण ग्रोथ जो एक एरिया ऑफ कंसर्न था वहां पर थोड़ी सी सुस्ती थी, वो भी अब हम देख रहे हैं कि वहां से कुछ अच्छे ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, कुछ तेजी के संकेत मिलने लगे हैं। एचयूएल आपको लगता है कि अगर किसी को खरीदना हो तो ये सही लेवल्स पर है या फिर थोड़ा सा करेक्शन का वेट करेंगे? मुझे लगता है एचयूएल में काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन पीरियड चला है लास्ट 2-3 महीने में और आज उसने अच्छे से ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ और क्लोजिंग भी अभी अच्छा दे रहा है। तो मुझे लगता है ये बाय करने जैसा कैंडिडेट है और अगर हम इसको मीडियम टर्म का टारगेट रखते हैं और एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग है तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है और इसको खरीदना चाहिए और 2700 से 2800 का टारगेट रखना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दो बड़ी कंपनीज, एक तो एचयूएल, ये भी कंजम्पशन का सूचक है, दूसरा एशियन पेंट जिसके बारे में अभिषेक अभी आपको बात बता रहे थे, ये भी कंजम्पशन का सूचक है। सबसे अच्छी बात है वॉल्यूम ग्रोथ जो कि 16% के आसपास आई है, 3 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा, मार्जिन 21% आ गए। आप पेंट वाली कंपनी से 21% के मार्जिन एक्सपेक्ट करें, बहुत बड़ी बात होती है और कंपनी ने शो कर दिया। इसलिए आपको एशियन पेंट, भले मार्केट आपको फ्लैट दिख रहा हो, बल्कि ये शेयर अपने पोस्ट नंबर्स चलता हुआ दिखा, उससे पहले ना चल रहा था ना टूट रहा था, लेकिन पोस्ट नंबर सिर्फ एक ही चीज़ इसके अंदर आपको दिख रही होगी, 2.5% का गेन। बट एनी हाउ, हम कुछ और स्टॉक्स पे आते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जहाँ पे हमें मूव ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत इनमें ट्रेड रखेंगे तो आपके काम में आ जाएगा। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, मैंने अभी निकाल के रखा हुआ, टाटा मोटर्स। इसके नंबर्स आने हैं तो हम आपको नंबर्स तो खैर बता देंगे कैसे आने वाले हैं। एक बार मिस्टर शेट्टी आप इसको चेक करेंगे क्या? ये इससे पहले ही, नंबर से पहले ही 500 के ऊपर आकर चल रहा है। तो जो नंबर्स के लिए आना चाहते हैं वो अलग गेम है, लेकिन जो नंबर्स के लिए नहीं है, एक शेयर के अंदर आ चुके हैं, नंबर वाले इवेंट के लिए ये काम करें कि पहले निकल जाएं, नंबर आ जाएंगे फिर आ जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये ठीक होगा क्या करना? देखोगे टाटा मोटर्स एक एक्सेलेंट अपसाइड जो ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली और कंटिन्यूसली लास्ट 1 महीने से 1-1.5 महीने से अपसाइड सर्ज हो रहा था। रिसेंटली हम लॉन्ग टर्म चार्ट वीकली में देख सकते हैं कि 460-465 के आसपास एक बड़ा सा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। बड़ा सा मतलब लास्ट 3-4 साल का एक कंसोलिडेशन बना हुआ था। अराउंड 460-480 के आसपास एक रेंज था और उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। आज भी ये हफ्ते में भी एक अच्छा खासा है अपसाइड मोमेंट हम देख सकते हैं। चार्टिकली ऐसा तो लग रहा है कि इतना बढ़ने के बाद थोड़ा तो कंसोलिडेशन या थोड़ा कुछ डाउनवर्ड करेक्शन तो जायज़ है, लेकिन मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म एक के लिए एक अच्छा खासा एक गोड़ा बन सकता है। और नीचे से अराउंड 480-485 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर के लेवल में अराउंड 550-570 तक एक रेजिस्टेंस तक जगह है आगे वाले महीनों में। ओके, ठीक है।
तो खैर इस बीच बलरामपुर चीनी के नंबर आए हैं। आप कंसोलिडेटेड आय देख पा रहे होंगे, 1492 करोड़ रुपए की है। मुनाफा आया 240 से 254। क्यों नहीं आएगा इस तरह का मुनाफा? बेहतरीन सीज़न चल रहा है इनका, डिमांड शुगर की बहुत है। जो बची हुई हिस्सा वो एथेनॉल है। एथेनॉल और शुगर दोनों फायर है। शुगर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि हम रेगुलेट करके रखते हैं, भारत सरकार उसको रेगुलेट करके रखती है। एक्सपोर्ट्स की कई बार मंजूरी देती है, कई बार नहीं देती, कई बार इंस्टॉलमेंट्स में देती है। लेकिन जो खुद की डोमेस्टिक एथेनॉल की डिमांडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर्स के अंदर भी लिस्टेड है, तो इसलिए जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप इसका 1-1.5 साल का चार्ट भी दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसके अंदर का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है। बस मेरे को एक ही चीज़ इसकी और वेट करनी है कि इसके मार्जिन्स क्या आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, 254 करोड़ रुपए क्वार्टर के हिसाब से 14 करोड़ रुपए बढ़ के आया है, ये ठीक है। ये आया कामकाजी मुनाफा इसका 331 करोड़ से सीधा 404। इसका मतलब मार्जिन्स भी 100% बढ़ के ही आएगा। जब आपके एबिटा यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी ठीक आ रही है तो इसका 100% मार्जिन बढ़ के आएगा और ठीक आना चाहिए नंबर भी। विजय जी, एक बार आप इस शेयर को देखेंगे बलरामपुर चीनी। मेरा ना सवाल 2 हिस्सों में है। जिनके पास है वो क्या करे और जिनके पास नहीं है वो पछताने के अलावा कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ है गुंजाइश अभी और? डिम्पी, ये बाजार ऐसी जगह है जहां पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद दूसरी बस ज़रूर मिल जाती है। निश्चित रूप से बलरामपुर अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है शुगर क्षेत्र में। और मैं दर्शकों के लाभ के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जहां पर पिछले 2-3 साल पहले 2% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, अब 10% हो रही है और 20% की तैयारी चल रही है। अगर आप वेनेजुएला, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग 70%, 75% तक की जाती है और वहाँ के इंजन्स को उस तरीके से कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं कि उसमें इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड किया जा सके। आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो एथेनॉल जो एक बाय प्रोडक्ट होता था शुगर का, वो 2-3 रुपए लीटर बिकता था, मगर आज वो 40 से 50 रुपया प्रति लीटर उसको भाव मिलता है। तो और सरकार खरीद रही है तो पेमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार से पेमेंट नहीं आएगा। तो जनरली सरकारी कंपनीज OMCs खरीद रही हैं जहाँ से पेमेंट्स अच्छी रियलाइजेशन हो रही है। और यही कारण है पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है शुगर कंपनीज में टर्न अराउंड हो गया है। और बलरामपुर की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, इवन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि खरीदारी करी जा सकती है 30-40 रुपए के लिए। मगर एक और कंपनी है जो मुझे बेहद पसंद है और उसका नाम है EID पैरी। इसका ईस्ट इंडिया डिस्टिलरी करके इसका पुराना नाम था, जो EID पैरी के नाम से जाते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है और मुझे लगता है कि अभी ये चली भी नहीं है, 512-13 पे अभी अवेलेबल है। यदि कोई EID पैरी यहाँ पर लेता है तो मेरा जो टारगेट है वो कम से कम 660-670 का है। तो EID पैरी को खरीदा जा सकता है। अगर आप बलरामपुर की बस मिस कर चुके हैं तो निश्चित रूप से EID पैरी में आप निवेश करें। और लॉन्ग टर्म स्टोरी है, स्टेबल कंपनी है, स्टेबल फाइनेंशियल से। मुझे लगता है कि इस तिमाही के बाद जो 2 और तिमाही आएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर ऑफटेक जो होता है वो दिवाली सीजन में होता है, मिठाइयाँ बनती हैं हमारे देश में, बेमतलब में लोग मिठाइयाँ खाते हैं और खूब शुगर कंजम्पशन होता है। सबसे बेहतर क्वार्टर होता है सारी शुगर कंपनीज के लिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम भी है, अराउंड मानसून शुगर खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं नवंबर-दिसंबर में जाके पीक आउट होती हैं। तो अभी इसको एक पोजिशनल बाय भी कह सकते हैं कि इन कंपनीज में बाय किया जा सकता है। और एथेनॉल की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है अगर 20% तक हम पहुंच गए तो एक रेगुलर बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा सारी शुगर कंपनीज के पास। राय, शुगर स्टॉक्स पर चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई और इसमें बलरामपुर चीनी के नतीजे भी इस वक्त मजबूत और उसका एक असर आप देख रहे हैं। लेकिन हमारी टेक्निकल पैनल पर आदित्य अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है। आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज पर आपसे सवाल होगा। लेकिन इस बीच विशाल से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विशाल, टाटा मोटर्स कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स की अगर बात करें सेगमेंट वाइज वॉल्यूम परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। JLR वॉल्यूम्स में करीब 13% की बढ़त का अनुमान है। वहीं इंडिया कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कुछ कंसर्न्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखेगी, लेकिन तिमाही आधार पर वहां पे बढ़त है और साथ ही PV वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी नजर आएगी। नतीजों से ठीक पहले हल्के से कॉशियस लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और कॉशियस स्टांस के साथ टाटा मोटर्स का स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अनुमान तो पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के ही हैं। कैसे देखते हैं टाटा मोटर्स को आप टेक्निकली? विशाल, ये सवाल आपके लिए।
भी अच्छा मोमेंटम है और वीकली चार्ट भी जो उसका काफी टाइम। यस, सो टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और उसकी पैटर्न्स जो बन रही है वीकली चार्ट पे काफी बुलिश है। और जो ऑलमोस्ट एक साल से उसने वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन किया था, वहां से उसको ब्रेकआउट मिला है, 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है वॉल्यूम के साथ। तो डेफिनेटली लुक्स लाइक अ गुड कैंडिडेट फॉर मीडियम टर्म। उसका मीडियम टर्म टारगेट मुझे लगता है यहाँ से कम 560 से 570 का हो सकता है। सो टाटा मोटर्स डेफिनेटली लुकिंग वेरी गुड फॉर द मीडियम टर्म। इस पर ये व्यू टाटा मोटर्स निकुंज ने बोला था कि स्टॉक ऑफ द ईयर ये साबित हो सकता है और 400 रुपये के स्तर से क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं टाटा मोटर ने। जेएलआर के अच्छे नंबर्स ने सपोर्ट किया और उसकी वजह यह है कि चूंकि उनकी टोटल आय में 70% हिस्सा है वो जैगुआर लैंड रोवर का है, तो निश्चित तौर पर वहाँ से अगर आंकड़े अच्छे आएंगे तो कंपनी को पूरा सपोर्ट देते हैं। मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है एबिडा लेवल पर, यानी कि कामकाजी मुनाफा वहाँ पर अच्छे नंबर आएंगे। मुनाफा 41%, आय में करीब 18% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। लेकिन जो फोकस में होगा वो ये होगा कि कंपनी इस बार करीब 6 साल के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और हालांकि डिविडेंड का रकम ब्रोकरेजेस ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी तगड़ी नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड का संकेत ये ज़रूर दे सकती है। टाटा मोटर 510 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है हल्के से गेंस के साथ नतीजों से पहले। लेकिन चलिए आदित्य अग्रवाल के पास चलेंगे और आदित्य से जानते हैं कि अब चूंकि आधे घंटे के आसपास समय रह गया है, क्या ट्रेड वो लेकर आए हैं, कहां पर उनकी नजर है, आदित्य बताइए। अभिषेक जी शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। पहला स्टॉक रहेगा एस्कॉर्ट्स का। स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक अच्छा मूव दिखा रहा है, आज वॉल्यूम्स भी एनकरेजिंग है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2140 का टारगेट रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस 2030 का लगा है। दूसरा स्टॉक है हैवेल्स। अब इसका अगर चार्ट निकाल के देखें अभिषेक जी, एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, 200 डीएमए के ऊपर निकला स्टॉक, वापस से 200 डीएमए को रीटेस्ट किया और वापस अपमूव स्टार्ट कर रहा है स्टॉक को। तो क्लासिकल अपमूव है स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 1320 का टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1250। ठीक है, तो हेवल्स हो गया 1320 के टारगेट के लिए। कल ही परसों हमने इसको नोटिस भी कर रहे थे, कल हमने 12 बजे के शो में इसको नोटिस भी करवाया था। हेवल्स अच्छा पॉइंट है, आपने अच्छा शेयर ढूंढ के भी रखा, इसके लिए शुक्रिया आदित्य। लेकिन एक बार बता दें, बाजार को वीकली एक्सपायरी का थोड़ा झटका सा लगा है। एकदम से निफ्टी घुसा था 40 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट खो दिए थे। लेकिन ठीक है, ये वीकली एक्सपायरी की एडजस्टमेंट्स हो रही है। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें। 50 वाली ऑप्शंस मैं आपको बता नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। अभी मैंने देखी 43,600 की 50 रुपये में थी, सीधा 150 रुपये हो गई। तो थोड़ा स्विंग का ध्यान रखें, एक ही झटके में दिन भर की कमाई आ भी सकती है और जा भी सकती है, तो दोनों सावधान रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा इंडिया विक्स अभी भी 1 से 1.5% ऊपर है। आज की क्लोजिंग अगर हम 300 या 250 के आसपास कर रहे हैं, 300 के नीचे यानी कि 250 के आसपास कर रहे हैं, तो कुछ खास बड़ा गेन नहीं लेके जा रहे और कुछ बड़ा डैमेज भी नहीं करके जा रहे। अगला दिन फिर नए लेवल्स के हिसाब से चेक करना होगा। एक दो स्टॉक्स जरा और पकड़ते हैं जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा देखने को मिल रहा है। मिस्टर शेट्टी, टाटा एलेक्सी मैंने निकाल के रखा है, ये डबल बॉटम बना हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए, आपको भी दिख जाएगा। इसमें सिर्फ एक ब्रेकआउट की वेट हो रही है। हमें भी करना है या हम थोड़े ज़्यादा लालची हो जाएं और अभी आ जाएं टाटा एलेक्सी? हाँ, चार्टिकली बहुत ही अच्छा पैटर्न है। लंबा कंसोलिडेशन का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, अराउंड 6,650 6,700 के आसपास। एक कई महीने का ब्रेकआउट है। इवन वीकली 10 एंड 20 EMA का भी जो रेजिस्टेंस था वो कंबाइंड रेजिस्टेंस था, दोनों का अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। चार्टिकली बहुत ही अच्छा पैटर्न में है और वॉल्यूम भी बढ़त है, इवन RSI भी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि इसमें और भी तेजी आने की जरूर गुंजाइश रहेगी और आगे वाले दिनों में ये स्टॉक के अराउंड 77 7650 77 का जो हर्डल है वो पार कर सकती है। ठीक है, यानी कि आपका हाँ है इसमें। आपने ना एक एक करके अलग अलग सेक्टर की सभी सरकारी कंपनीज को चेक किया होगा। कईयों में 20%, कईयों में 40%, कईयों में 50% तक के रिटर्न भी आए होंगे। लेकिन एक शेयर है जिसकी आंखें बंद करके जवाब दिया जा सकता है कि इसके अंदर कोई खास बड़ा रिटर्न नहीं मिला होगा। उस शेयर का नाम है NTPC। इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन अब सोचना ज़रूर चाहिए क्योंकि NTPC अपनी रेंज का ब्रेकआउट करने जा रहा है। ये भी उसे सरकारी कंपनीज में शामिल होने जा रहा है जिसका रिटर्न आगे चल के बहुत बेहतर हो सकता है। आदित्य, हम क्या सही डायरेक्शन में हैं?
एनटीपीसी ऐसा करके दिखा सकता है जैसे और सरकारी कंपनीज के बारे में बोला जाता है, देखो जिन्होंने तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया साल भर में। अब बिल्कुल डिम्पी सही बोल रहे हो आप। इनफैक्ट बहुत अच्छा रिटर्न्स मुझे लग रहा है एनटीपीसी में आना चाहिए, और बहुत ही सही स्पॉट किया आपने। कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आने वाला है स्टॉक में। 185 तो इमीडिएट टारगेट लग रहा है मुझे ब्रेकआउट के बाद, और अगर वो क्रॉस करता है तो 200 तक के लक्ष्य एनटीपीसी में देखने मिल सकते हैं हमें। स्लो एंड स्टडी राइज जरूर किया है स्टॉक, बट हाँ वैसा कुछ एक बहुत आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा है स्टॉक में, बट आने वाले दिनों में शायद ये देखने मिले। तो 185 का पहला लक्ष्य रहेगा, उसको निकालता है तो 200 के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी करे। रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत ही फेवरेबल है स्टॉक में। नीचे 170 का 175 का दो बहुत अच्छे सपोर्ट जोन है। 170 175 का सपोर्ट है एनटीपीसी के लिए। स्लो मूवर थोड़ा सा है सरकारी कंपनियों में। वैसे अगर आप पावर स्पेस में देखेंगे तो ज़्यादा आपको एक्शन देखने को मिलता है नहीं, लेकिन आज अगर हम एक्शन की बात करें वो भी नेगेटिव साइड पर, क्योंकि बाजार हम देखिए आप 18,300 के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। हालांकि पूरे दिन करीब 100 से 125 अंकों की रेंज में ही रहा है निफ्टी, लेकिन अब रेंज के निचले स्तर पर ही आ गया है। निफ्टी बैंक जहां पर हम 250-300 अंकों के आसपास की बढ़त देख रहे थे, वो बढ़त भी अब सीमित हो गई है, 150 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन फार्मा स्टॉक्स वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा गहराता दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज, इसके अलावा लॉरस लैब्स, अरविंदो फार्मा, और अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें तो आज डॉक्टर लाल पैथलैब के नतीजे आए थे, और डॉक्टर लाल पैथलैब के नतीजे आने के बाद वो शेयर कमजोर हुआ, और साथ साथ मेट्रोपोलिस भी उसी रफ्तार से नीचे आया, करीब 2.5% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा कि एक रिकवरी की शुरुआत विजय हो गई थी, और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका में जो प्राइसिंग वाला जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, और भी कुछ इनपुट कॉस्ट के अगर हम लेवल पर बात करें तो वहाँ से भी राहत मिल रही थी, लॉजिस्टिक्स खर्च कम हो रहे थे। आपको लगता है कि अगर कोई करेक्शन सिग्निफिकेंट आता है, हालांकि अमेरिका वाली प्रॉब्लम डॉक्टर रेड्डीज में ज़्यादा है क्योंकि उनकी आय वहाँ से ज़्यादा ड्राइव होती है, थोड़े से ज़्यादा केयरफुल रह के स्टॉक पिकिंग किसी को करना हो तो आपके निशाने पर कौन से शेयर होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने 3-4 बोले हैं, पॉइंट्स बोले हैं कि इनपुट कॉस्ट में कमी आई, जितनी भी एपीआईज जो ली जाती थी, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लिए जाते थे, चाइना के बंद होने की वजह से उनमें रेट्स में बहुत तेज़ी आ गई थी। और दूसरा समस्या था लॉजिस्टिक्स, क्योंकि बहुत जगहों पर वहाँ से वेसल्स चाइना से वेसल्स निकल ही रहे थे, पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जैम लगे हुए थे। तीसरा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी कोविड के दौरान, क्योंकि क्रूड के बड़े इरैशनल प्राइसेस हो गए थे, इस वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हो गए। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं मार रही थी। हालांकि डोमेस्टिक कंजम्पशन में कोई ऐसी मुझे नहीं लगता कोई समस्या आई होगी या आई है। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन कहीं ना कहीं स्टेबल है, बट हाँ एक्सपोर्ट्स को लेके दिक्कतें थी क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई थी। अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गई है, चाहे आप आयात करें चाहे निर्यात करें, और एपीआईज जो हैं वो करीब 30 से 40% तक नीचे आ गए हैं। तो इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ गई है। अगर आप मेजर फार्मा काउंटर्स को देखें, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो, ग्लेनमार्क हो, या सिप्ला हो, या सन फार्मा हो, तो इनमें ऑलरेडी 20 से 30% की तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी है, क्योंकि ये प्राइसेस में डिस्काउंट करा जा रहा था। तो गिरावट में मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर गिरावट होती है यहाँ से 10-15% की, तो लेने वाला मन रखिए। और ये फार्मा कंपनीज और केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में मुझे काफ़ी तेज़ी लगती है। 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक नॉर्मल करेक्शन है। क्योंकि अगर दूसरी समस्या होती है, जो यूएस एफडीए वाली समस्या जो फार्मा कंपनीज काफ़ी करती थी कि यूएस एफडीए ने कई तरीके की दिक्कतें आती हैं यूएस एफडीए को लेकर जब वो इंस्पेक्शंस होते हैं, तो वैसा कुछ कहीं नहीं नज़र आ रहा। मुझे लगता है एक नॉर्मल करेक्शन है, और इन करेक्शंस में फार्मा कंपनीज को लेना चाहिए, और आगे कम से कम 1 से 2 साल पर्सपेक्टिव से फार्मा में और केमिकल्स में और स्पेशलिटी केमिकल्स में खरीदारी करिए। आज की जो फॉल है डॉक्टर रेड्डीज वाली, ये बाई का मौका है क्या, यही ले लें? देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं और नीचे मिल जाता है। आइडियल प्राइस होगा करीब 4450 के आसपास, अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब भी कोई स्टॉक गैप से नीचे आता है, अगर गैप छोड़ देता है तो गैप निश्चित रूप से पूरा भरता है। तो टेक्निकल गैप भी छूट गया है तो भरा तो जरूर जाएगा, मगर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ लिया जाए या 4450 पे लिया जाए या 4500 पे लिया जाए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और अगर मिलता है तो आइडियल जगह 4450 के आसपास है। ठीक है, 4450 एक सही स्तर होगा। थोड़ा सा स्थिर होने दें, क्योंकि अभी न्यूज़ को एब्जॉर्ब करेगा,
उसके बाद स्थिरता के बाद आप इस पर कोई व्यू बनाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर फार्मा में मौके आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन डीलिंग रूम में क्या चर्चा चल रही है, किन शेयरों को लेकर वहां पर माहौल गर्म है, ये जानेंगे और अब लेकर आएंगे खबर गर्म है। तो डिम्पी ने आज तमाम ब्रोकरेज हाउसेज में, तमाम डीलिंग रूम्स में फ़ोन करके आज यही पता करने की कोशिश की कि किन शेयरों को लेकर चर्चा ज़्यादा हो रही है, कौन निशाने पर है। और डिम्पी से जान लेते हैं। डिम्पी बताइए, आपने तमाम जगहों पर बातचीत की होगी, क्या खबर गर्म है, क्या चर्चा चली डीलिंग रूम में? हाँ, सिर्फ अभिषेक आज ही बात नहीं करते, हर रोज़ बात करते हैं। अब तो बात करते करते उनको पता लग जाता है कि हाँ 2-2:30 बजे मेरा फ़ोन आया तो कोई खबर ही मांग रहा होगा, ये पूछ ही रहा होगा, तो इसलिए वो खुद ही तैयार करके रखते हैं। तो हमारा काम थोड़ा आजकल आसान हो गया, वहाँ से इजीली पता लग जाता है। अच्छा खैर, आपको हम बता दें, जो काम हमारा आसान हो रहा है, आपको ऐसा आसान काम नहीं करना, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करना, हर रोज़ पूछ के करना है। हमारा काम है सिर्फ बताना, ट्रेड करना आपको खुद से है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कीजिएगा। 3 शेयर मैं आपके सामने रखूंगा। पहला है जुपिटर वैगन्स के नाम से, ये सेप्को नाम की कंपनी हुआ करती थी। आप ट्रक कभी देखते होगे तो आपको बिना बॉडी वाला ट्रक और बॉडी वाला ट्रक दिखता होगा, जिसमें बॉडी लगी होती है टिपिकली जुपिटर वैगन की ही लगी होगी ज़्यादातर केसेस में, जो ब्रांडेड लगी होगी। और रेलवे के लिए फ्रेट भी बनाती है, फ्रेट के वैगन्स जो है ना, जहाँ पे आप मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उसके लिए भी यही कंपनी काम करती है। इसका QIP ओपन हो रहा है और जो इसका प्राइस है, फ्लोर प्राइस, वो 109-110 के आसपास है और ये भी इसका रेट भी यही चल रहा है। तो मार्केट में बस ये है कि आगे चल के EV व्हीकल्स में भी उतर के आएगा, इसलिए QIP और ई व्हीकल्स दोनों का बस के साथ ये जुपिटर वैगन या सेप्को, जो भी आपको ठीक लगता है वैसे समझें। इनकी वेबसाइट sepco.com के नाम से आपको मिलेगी, सारी डिटेल आप चाहें तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं। 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। दूसरा है वोडाफोन आइडिया। ये हालांकि शेयर के प्राइसेस को देख के ऐसा क्या लगेगा कि इसमें खोने के लिए क्या है, वो बात सही है, लेकिन इसमें खबर ये आ रही है कि हो सकता है इसी महीने इसके रिवाइवल प्लान को लेकर टेलीकॉम सेक्रेटरी कोई बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर 5% ऊपर है, 7 रुपये की रेंज में चल रहा है, लेकिन फिर से आगाह करें कि अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कीजिएगा काम। अगर आपको लग रहा है कि हम 10 रुपये से नीचे के शेयर में ट्रेड करते ही नहीं, तो कृपा करके छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 महीने में रिवाइवल प्लान लेके आ सकते हैं, ऐसी खबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट है न्यूलैंड लैब। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपको फार्मास्यूटिकल कौन सी कंपनी सबसे ख़राब लग रही है, तो 1 मिनट के लिए आपके माइंड में डिविस लैब आ सकता है। हालांकि कई दिनों से थोड़ा चला है, लेकिन आप पहले तौर पर वही देखेंगे, अच्छा डिविस लैब ही होगा ख़राब, लेकिन उससे भी ख़राब स्थिति थी न्यूलैंड लैब की। अगर आप इसको सिर्फ पिछले साल से कंपेयर करेंगे और अभी के डाटा रखेंगे, तो ये शेयर कम से कम 120% चला है अपने जून 2022 के लो से। खबर इसमें यह आ रही है कि पिछले 2 महीने से लगातार इंस्टीट्यूशनल इसको ले रहे हैं। अगर इसका चार्ट चेक करेंगे टेक्निकल एनालिस्ट, तो आपको फील गुड भी हो जाएगा और आज तो इसके प्राइस भी काफ़ी ज़ोरदार है। अब खबर के अंदर ये मोमेंटम ये आ रहा है कि आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। वो खबर इंस्टीट्यूशनल से इतनी ज़ोर की आई कि उसने इसको ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया, अब नया ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। तो इसलिए इस खबर के बारे में भी हमको जानकारी मिली है, लेकिन तीनों खबर पे वित्तीय सलाहकारों की राय के बिना कोई कदम मत उठाइएगा। अभिषेक, खबर गर्म है और डिम्पी जिन शेयरों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे आमतौर पर ऐसी आसानी से चर्चा में नहीं आते हैं, लेकिन यही हमारा मकसद होता है कि आपको उन शेयरों के बारे में आगाह कराया जाए, उन शेयरों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। हालांकि ये पूरी की पूरी सोर्स बेस्ड है और जो डिम्पी कह रहे हैं कि अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें, क्योंकि ये बज़ है, ये खबर कंफर्म न तो कंपनी से आती है, ये बातचीत पर आधारित सारी की सारी जानकारी, इसलिए आपको आगाह करना ज़रूरी है। लेकिन न्यूलैंड लैब कमाल की तेज़ी, आज शेयर में 20% ऊपर ये शेयर दिख रहा है और वोडाफोन आइडिया वहाँ पर HNIs की बाइंग हो रही है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वैसे तो जैसे डिब्बे करेंगे, हम भी खुद भी अवॉइड करते हैं जो 10 रुपये से कम के शेयर होते हैं ना, लेकिन क्या करें, चर्चा में आ ही जाते हैं। आप वोडाफोन आइडिया 7 रुपये का स्टॉक है, लेकिन चर्चा में आ जाता है। 8-9 रुपये के आसपास का स्टॉक है सुजलॉन, लोग उसके बारे में पूछते हैं, फिर हमें आप लोगों से पूछना पड़ता है करना क्या है। वोडाफोन आइडिया जो एक्शन जो डिम्पी जिक्र कर रहे थे, इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, आपको लगता है कि कोई रीइंस्टेट करने वाली, भरोसे को रीइंस्टेट करने वाली कोई खबर आ सकती है इसके लिए? वोडाफोन आइडिया में 7 रुपये के आसपास कोई मौके आपको दिख रहे हैं, या फिर इस कंपनी को अब भूल जाए तो बेहतर है? विजय तो शायद एक्सट्रीमली सॉरी जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हेलो जी विजय बोलिए।
देखिए, अगर आपको पंटिंग करनी है, निश्चित रूप से आप पंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है आपको 1-2 रुपए का मुनाफा मिल जाए। मगर आपको टेलीकॉम क्षेत्र में रहना ही है तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं। मैं तो कहता हूँ रिलायंस भी टेलीकॉम में है। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है विच इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू टेलीकॉम, इज नेल्को। मुझे लगता है नेल्को भी खरीदा जा सकता है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी है। तो हम लोग अगर पंटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो निश्चित रूप से वोडाफोन में जाइए। देखिए, कंपनी लॉसेस कर रही है। कोई भी कंपनी लॉस करते हुए सिर्फ इट इज़ हैंगिंग ऑन होप कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। जो भी कंपनी लॉस कर रही है तो उसको सबसे पहले तो लॉस रेजोल्यूशन प्लान करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके कंफर्ट आएगा। जो इतने बड़े डेट के पहाड़ पे बैठे हैं तो उसको पहले रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकारी मदद पे या सरकारी बैसाखियों पे कोई कंपनी डिपेंडेंट है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा उसमें ऑल आउट बाइंग के लिए, क्योंकि फंडामेंटली मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ डेट वाली कंपनी से। तो यदि आपको लेना है तो मैं कहता हूँ रिलायंस लीजिए, जैसे हमारी पहले भी बातचीत हुई है लंबी अवधि के लिए, तो वहाँ आप निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा बनाएंगे। हाँ, पंटिंग करना है, थोड़ा रिस्क एबिलिटी आपकी ज़्यादा है तो आप ले लीजिए, हो सकता है आपको 1-1.5 रुपया मिल जाए। मगर फंडामेंटली मैं बिल्कुल भी इस बात पे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ कि डेट रिटर्न कंपनीज लेनी चाहिए। ठीक है, एनबीसीसी पे खबर आ गई है, 264 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है और साथ ही जिस कंपनी के बारे में को पता करना था उसी की ही एक खबर ये भी आ रही है। मॉरिशस के मिनिस्टर्स ने के हवाले से ये खबर है जो कि पार्लियामेंट में रखा गया कि आरोप जो लगाए गए हैं हिंडलबर्ग की रिपोर्ट में वो गलत है। वो ये कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप की कोई शेल कंपनी नहीं है। ये भी बात सामने निकल के आई। हालांकि अडानी ग्रुप के शेयर्स आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छे से एक्टिव हुए हैं वापस से। मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। पार्लियामेंट के अंदर ये एक जवाब निकल के आया मॉरिशस मिनिस्टर का एक, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक शेल कंपनी, हमारे को तो कोई जानकारी नहीं है। अमूमन वैसे बोला जाता है कि वर्ल्ड वाइड शेल कंपनीज़ को बनाया जाता है, उसमें से अगर एक देश के मिनिस्टर आके ये आपके कह दें कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे को भी कोई जानकारी नहीं, हिंडलबर्ग की रिपोर्ट गलत आरोप लगा रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अडानी के पक्ष में जा रही हैं। अडानी एंटरप्राइजेज आप देखें 4.5% ऊपर, पोर्ट ऊपर, ट्रांजेक्शन ऊपर, ट्रांसमिशन, ये सभी के सभी ऊपर है। मामला कोर्ट में है, वहाँ का जो फैसला आएगा, जो सुनवाई हो, एक अलग मामला है। लेकिन कुल मिला के ये बात सामने निकल के आई और यही मेरा अगला सवाल भी था। विजय जी, थोड़ा मामला लीगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी आपसे सीधा सीधा जो मुद्दे की बात है वही पता करना चाहता हूँ, इधर उधर की बात जोड़ूंगा नहीं इसके अंदर। 1900 रुपये की अडानी एंटरप्राइजेज में कितना दिक्कत आपको लगती है? मैं सिर्फ एक शेयर धारक के हिसाब से सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मामला इतना ही ख़राब था तो ये शेयर उठते ही नहीं, ये तो आता ही नहीं ना 1000 से 1900 पे। लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि 4200 से ऊपर टूटने के बाद ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा। तो एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए, रुकना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए? बड़ी कन्फ्यूजन है। डिम्पी, आपको याद होगा जो भी पुराने बाजार में लोग हैं कि एक बार सत्यम कांड हुआ था, DHFL हुआ था, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करती थी और सडनली उनमें काफ़ी गिरावट आई। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी अडानी का जो एपिसोड है, जो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट का है, तो उसमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस बाकी हैं, कुछ आ रही हैं। ये अच्छी बात है कि मॉरिशस से ऐसा स्टेटमेंट आया है, मगर क्या कितना वो लीगली वैलिड है ये स्टेटमेंट, वो समझने की बात है। तो आई वुड से कि जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो वो ले सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेज। ऐसा नहीं है कि अडानी शम्मू में कुछ समस्या आ गई है। अडानी एंटरप्राइजेज से भी ज़्यादा मुझे अडानी पोर्ट्स का बिजनेस अच्छा लगता है। दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल बिजनेस मेरे हिसाब से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा नहीं भरी हुई। हमने देख रहा था कि अडानी ग्रीन हो चाहे अडानी एंटरप्राइज हो, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो रहा था, इर्रेशनल प्राइस टू अर्निंग पे काम कर रही थी कंपनीज। तो ये बाजार जो है इर्रेशनैलिटी बहुत समय तक झेलता नहीं है। बाजार निश्चित रूप से इट्स अ ग्रेट लेवलर, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। और जो भी कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाता है, प्राइस टू अर्निंग हो जाता है, तो उसकी लेवलिंग मार्केट खुद ही कर देता है और मार्केट उसको अपनी जगह पे ले आता है। तो काफ़ी जो अडानी कंपनीज हैं वो अब ठीक ठाक PE पे ट्रेड कर रही हैं। अगर अडानी समूह में कुछ लेना चाहते हैं, मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स सबसे अच्छा बिजनेस है।
जो लिया जा सकता है। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। ये अदानी एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन इसलिए भी ज़्यादा दिखती है क्योंकि ये जन्म एक तरह से माँ है बहुत सारी ऐसी कंपनीज की जो फ्यूचर में निकलेंगी, जो नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहे हैं या नए बिजनेसेस आ रहे हैं वो अदानी एंटरप्राइजेस में हो रहे हैं। तो अगर आपको लेना है अदानी ग्रुप में तो मैं पहले तो कहूँगा कि आप अदानी पोर्ट्स में लेने से शुरुआत करें। अदरवाइज बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छी कंपनीज हैं। आपने टाटा एलेक्सी की बात करी कुछ देर पहले, मुझे लगता है टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छा है लंबी अवधि के लिए अगर लेना चाहता है तो मुझे तो 9,000 का भाव दिखाई देता है। इस तरीके से बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो अच्छी हैं और ली जा सकती है और निचले स्तरों पे। एक और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा स्टॉक, वो है पॉलीप्लेक्स। पैकेजिंग में बहुत अच्छा कंपनी है और अपने आप में दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है, तो पॉलीप्लेक्स में भी खरीदारी की जा सकती है। तो क्यों आपने बोला कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करो, तो मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है और अपने पैसे को बचा के रखना है और ऐसी कंपनीज में डालना है जो अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिन पे कोई लिटिगेशन नहीं है, जिन पे कोई बादल नहीं है, काले बादल नहीं है। तो कल को मान लीजिए अभी हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट दिया, कल को कुछ और कारण से या पॉलिटिकल मोटिवेशन से कोई और रिपोर्ट आ जाती है, फिर से हम गिरावट देखेंगे। तो अच्छे बिजनेसेस में जाएं जहां पे वैल्यूएशन नॉर्मलाइज्ड है। पहली चीज में जैसे मैंने बोला पोर्ट्स अच्छा लगता है, दूसरी कंपनीज में भी आप निवेश कर सकते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सारे नाम ले लिया, पूरी विस्तार से सारी बात बताई तो हमको समझ में भी आया कि हाँ आखिर का पूरा माजरा क्या है। और दूसरा एशियन पेंट्स के कुछ एक सेगमेंट टू सेगमेंट ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेकोरेटिव होती है जिसपे मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसमें 14-15% की ग्रोथ आई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10-11% की ग्रोथ आएगी, तो ये भी एक बड़ा कारण है। जब आप फाइन ट्यून करके किसी शेयर को देख रहे होते हैं तो ये एक बड़ी वजह है। इसलिए बाजार ने भले छोटा सा एक झटका खाया हो क्लोजिंग के समय, वीकली एक्सपायरी का मोमेंटम है, लेकिन अब एशियन पेंट अभी भी ऊपर ही खड़ा हुआ है। सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, ऑटो और फार्मा दोनों अलग अलग बीट है, पता नहीं कैसे कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज़रा पता करते हैं कि वो कैसे कर लेते हैं। और दूसरा सिप्ला को लेकर नंबर्स कैसे आ रहे हैं ये जानते हैं। सृष्टि, ज़्यादा मुश्किल होती है क्या ऑटो और फार्मा दोनों अलग अलग वर्टिकल हैं कवर करने में, और सिप्ला के नतीजे कैसे आ रहे हैं ये भी बता दो आप। देखिए सही बताऊं तो जी हाँ ज़रूर मुश्किल होती है। एक बार ऑटो कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पे लॉन्चेस को ट्रैक करना रहता है, नंबर्स को ट्रैक करना रहता है, और फार्मा की स्टोरी तो हम सब जानते हैं, आधी से ज़्यादा दवाइयों के नाम लेना ही काफ़ी मुश्किल है, फिर उनको समझना कि क्या मार्केट है क्या है, तो ट्रिकी तो है। बट हाँ दोनों ही सेक्टर्स बहुत बजिंग है। आप ऑटो सेक्टर को देखें तो लाइफ हाई पे इंडेक्स जा चुका है और फार्मा काउंटर्स भी एक एक करके हम बजिंग देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं सिप्ला के नतीजों की। इस बार अगर हम देखें तो सिप्ला चौथी तिमाही सिप्ला के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर मानी जाती है, पर इस बार इसके बावजूद जो है इनका भारतीय कारोबार इनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां पे हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि भारतीय कारोबार में अगर हम साल दर साल देखें तो 7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूएस कारोबार अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक ग्रोथ ज़रूर हम देख सकते हैं, साल दर साल 18% की, और तिमाही दर तिमाही में भी वहाँ पे एक सिंगल डिजिट में ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग प्रेशर्स यूएस में ज़रूर हैं, पर भारतीय कारोबार का एक सपोर्ट के चलते अगर अब इनके नंबर्स पे आए तो तिमाही दर तिमाही सिप्ला की जो आय है वो लगभग सपाट ही रहने का अनुमान है। 5,718 करोड़ की उम्मीद लगा रहे हैं। EBITDA में जी हाँ 12.5% की गिरावट की उम्मीद ज़रूर है, 1230 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहना चाहिए, और इनके मार्जिन्स इस बार तिमाही दर तिमाही गिरते हुए 21.5% आने की उम्मीद है। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर की बात करें तो वहाँ पे भी हल्की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पे 770 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। हमने आपको एक्सपेक्टेशन तो बता दी, बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के आने वाले समय में जो कॉमेंट्री रहेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी देखना, क्योंकि इनके प्रीतमपुर प्लांट पे यूएस FDA की जो पूरी जांच हुई थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और यूएस में आगे के लिए कौन से लॉन्चेस हैं, प्राइसिंग सिचुएशन वहाँ पे क्या है, तो ये कुछ कमेंट्री पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी सिप्ला के नतीजों पे। सिप्ला के नंबर्स कैसे रहेंगे आपको सृष्टि से बता ही दिया। अब जरा आदित्य के पास चलते हैं और उनसे पता करते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। आदित्य, अगर आप डेली चार्ट पे आप सुपर ट्रेंडर डालोगे ना तो ये पॉजिटिव तो हो चुका है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। दूसरा, ये 50 दिन के एवरेज पार करके 200 को चेस कर रहा है। नंबर्स लग रहा है कि ठीक आएंगे, सिप्ला चल सकता है। मेरी बात पे मत जाइएगा, जो आपको दिख रहा है वही बताइए। तो मैं आपकी बात पे नहीं जाऊंगा। एक अपमूव तो डेफिनेटली आया है नीचे करेक्शन से, और स्टॉक हायर हाई हायर लोज बना रहा है।
पिछले 2 दिन का अगर आप लो देखोगे तो एक हायर लो भी हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक 960 तक का अप मूव यहाँ पे बनता है, उसके बियॉन्ड मैं अभी के लिए नहीं ट्रेड लूंगा। और नीचे में 935 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 960 के टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकता हूँ और 935 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बाकी मैं रिजल्ट्स के लिए वेट करूंगा क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी आती है यूजुअली ये स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट का वेट करेंगे सिप्ला में। हालांकि इस पर चर्चा हमने कर ली थी कि फार्मा में मौके बन रहे हैं ऐसे विजय का, अगर आप लंबी अवधि का नजरिया है तो ये निकल के आया था। लेकिन 935 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप सिप्ला को ट्रेड करना चाहें, लेकिन बेहतर ये होगा रिजल्ट को आप वेट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सिप्ला सी लीटर वाला, सी लीटर का एक और स्टॉक है सीट। आज हम देख रहे हैं वैसे तो टायर में ज़्यादा एक्शन नहीं है, सेक्टर में एक्शन नहीं है, लेकिन सीट चल रहा है और जो शुरुआती गेंस है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। करीब अब 6.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 1850 रुपये के आसपास के भाव हैं। अपोलो टायर हमने देखा था कि कमजोरी आई थी लगातार चलने के बाद। बाकी टायर स्टॉक्स में हल्की हल्की नरमी थी कल के सत्र की अगर बात करें नागराज। सीट में आज की तेजी क्या कह रही है, क्या ये BTST का भी कैंडिडेट बन सकता है क्या? जी हाँ, चार्टिकली बहुत ही उम्दा ब्रेकआउट दिया है सीएट कई लास्ट एक दो हफ्ते में और काफी इतना बढ़ चुका है, अभी रेजिस्टेंस के पास ही है, उसका रेजिस्टेंस रहेगा आगे वाले 1980 का। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ ऊपर जाने के बावजूद भी कुछ टायर्डनेस ऐसा कुछ चार्टिकली नहीं दिख रहा है, कुछ रिवर्सल टाइप का पैटर्न भी अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म के लिए ये अपसाइड मोमेंटम जो बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम, वो कंटिन्यू रहेगा। 1980 2000 का एक ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है, उधर तक जा सकता है, 1900 तक जा सकता है सीट इस तेजी को लेकर। यहाँ से 1850 रुपये के आसपास के भाव है, यानी कि अभी 60 रुपये के आसपास की गुंजाइश अभी और भी है। लेकिन ये तो BTST ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब बाजार खुलेगा तो और ऐसे कई सारे शेयर होंगे जो आपके फोकस में रहने चाहिए और उनके बारे में आपको बताना हमारा फर्ज भी है। दरअसल MSCI इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद। इंडेक्स में क्या बदलाव होंगे, कौन से शेयरों की एंट्री होगी, कौन से शेयर बाहर होंगे या फिर किसकी वेटेज बढ़ सकती है, किसकी घट सकती है, इसका पूरा लेखा जोखा लेकर सौमित हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित बताइए क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, कितने इनफ्लोज यानी कितने निवेश आ सकते हैं, कितना बाहर जा सकता है, बताइए जरा ये। नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें करीब 1.3 बिलियन US डॉलर्स का इनफ्लो आ सकता है और 50% से ज़्यादा जो पार्ट है इस इनफ्लोज का वो सिर्फ एक स्टॉक की तरफ जाएगा और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बट पहले हम बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं और कौन से एक्सक्लूड हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैक्स हेल्थ केयर, ये दो स्टॉक्स की हाई चांसेस है MSCI इंडेक्स में इंक्लूड होने के, और इंक्लूजन के कारण जो इनफ्लोज हो सकते हैं वो करीब 180 to 250 मिलियन US डॉलर्स के एक्सपेक्टेशंस है। अब पावर फाइनेंस, कमिंस इंडिया और अशोक लीलैंड की अगर हम बात करें तो इन तीनों स्टॉक्स की मीडियम टू हाई चांसेस है MSCI इंडेक्स में इंक्लूड होने के, और अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो जो इनफ्लोज होंगे वो करीब 140 to 150 मिलियन US डॉलर्स का हो सकता है। अब एक्सक्लूजन साइड में अगर हम बात करें तो एनालिस्ट के हिसाब से इंडस टावर्स एक स्टॉक है जो एक्सक्लूड हो सकता है MSCI इंडेक्स से, और एक्सक्लूजन के कारण करीब 83 मिलियन US डॉलर्स का आउटफ्लो हो सकता है, जो कि करीब 5 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के सामने। अब अगर हम वेट रिडक्शन और वेट एडिशन की बात करें तो एडिशन के सामने सबसे बड़ा नाम आता है कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसके वजह से करीब 740 मिलियन US डॉलर्स के इनफ्लो एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। उसके अलावा इंडिगो, संवर्धना मदरसन और जोमेटो जैसे स्टॉक के भी वेटेजेस बढ़ सकते हैं MSCI इंडेक्स में, जिसके वजह से जो इनफ्लो होगा वो करीब 19 to 28 मिलियन US डॉलर्स का होगा। अब कुछ दिन पहले MSCI ने अनाउंसमेंट किया था और उससे हमें पता चला है कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस के वेटेजेस कम होने वाले हैं, बट एनालिस्ट के हिसाब से वेटेजेस कम होने के कारण जो आउटफ्लो हो सकते हैं दोनों स्टॉक में वो करीब 82 to 124 US मिलियन डॉलर्स के हैं, जो कि करीब 7 to 10 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो ये तमाम जो स्टॉक्स हैं, जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप नज़र कल के सत्र में ज़रूर बना के रखिएगा। वैसे एक्शन शुरू हो जाता है इन तमाम स्टॉक्स में क्योंकि इंक्लूजन होगा मई में जाके, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा, लेकिन अभी से आपको एक्शन इसमें दिखने लगेगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर आप जरा फोकस कीजिएगा क्योंकि नतीजे इनके कल आ जाएंगे। निफ्टी में सिप्ला, टाटा मोटर्स के नतीजे फोकस में रहेंगे। कोलगेट, IGL, DLF, वेदांता, HPCL, HAL, ये जो तमाम शेयर हैं यहाँ इनके नतीजे भी कल आते हुए दिखेंगे। हमने देखा कि IGL 3-4 सत्र की तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा वहाँ पर कमज़ोरी है और HAL में लेकिन हम तेज़ी आज देख रहे हैं। लेकिन अभी हमने आपको अडानी ग्रुप को लेकर एक खबर दिखाई
कि जो भी आरोप है हिंडनबर्ग की, उसके उनकी सरकार ने खारिज किया है। दरअसल मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस मंत्री महेंद्र कुमार श्रीरतन ने हिंडनबर्ग के रिसर्च के आरोपों को खारिज किया है और जिसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में हमें तेजी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि 13 मई को अदानी एंटरप्राइजेज शेयर बेचकर फंड जुटाने पर विचार करने वाला है। आपको सुना दें कि मॉरिशस के मंत्री ने वहां की संसद में कहा क्या, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे। I'm informed by the Financial Services Commission that it has taken note of the contents of the report published by Hindenburg Research in January 2023, as well as other information pertaining to this matter, wherein specific reference has been made to inter alia, creation of offshore shell companies in Mauritius, the UAE, and the Caribbean islands. Mr. Speaker, sir, at the outset, I wish to inform the House that the allegations of the presence of shell companies in Mauritius are false and baseless. According to the law, shell companies are not allowed in Mauritius. All global business companies licensed by the Financial Services Commission have to meet substance requirements on an ongoing basis as per Section 21 of the Financial Services Act and are being strictly monitored by the Commission. In fact, in order to meet the substance requirements, all global business companies have to first carry out their core income-generating activities in or from Mauritius as required under the Income Tax Act. Second, be managed and controlled from Mauritius. Third, be administered by a management company. Fourth, have at least 2 directors resident in Mauritius of sufficient caliber to exercise independence of mind and judgment. Fifth, maintain at all times their principal bank account in Mauritius. Sixth, keep and maintain at all times their accounting records at their registered office in Mauritius. 7, prepare their statutory financial statements and cause those financial statements to be audited in Mauritius. And 8, provide for meetings of directors to include at least 2 directors from Mauritius. सिर्फ बात नहीं बल्कि हमने आपको बाइट भी सुना दी और इस बाइट में साफ साफ दिख रहा है कि हाँ मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि देखिए कोई शेल कंपनीज नहीं है और शेल कंपनीज का वैसे भी कभी नाम आए ना तो कई बार आपके माइंड में 2-4 कंट्रीज़ के नाम तो वैसे ही आ जाते होंगे। अगर वहीं के मिनिस्टर कह रहे हैं तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आपके लिए और रास्ता साफ है। 5% तेज़ी इसलिए नहीं अडानी एंटरप्राइज में चल रही है, इसके पीछे की ठोस वजह भी है। खैर निफ्टी आज अगर आप देखें तो नो गेन नो लॉस के बेसिस पर काम करके गया है और 18,300 के आसपास हमको निफ्टी की आज क्लोजिंग मिल रही है। आज सुबह जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो थी क्योंकि 1200-250 शेयर थे, लेकिन दिन के क्लोज होते होते ये रेशियो 1200 बढ़ने वालों की तो है लेकिन वो 250 वाले 750 हो गए हैं। इसका मतलब दिन भर में कईयों ने अपनी स्ट्रेंथ को आज लूज किया है, ये बात नोटिस करने वाली है। दूसरा, बैंक निफ्टी के आज क्लोजिंग जरूर चेक कर लेना चाहिए। 43,500 के ऊपर की स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों की अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी बैंकिंग काउंटर्स पे। बैंकिंग काउंटर्स हल्के हैं, कल भी आपके बेहद काम आने वाले हैं और आज के बढ़ने वाले शेयर्स में एशियन पेंट अपने नंबर्स की बदौलत ऊपर, एचयूएल कंजम्पशन ये भी ऊपर, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज ये ऊपर, एनटीपीसी ब्रेकआउट ये ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर अच्छा मूवमेंट है और ऑटो कंपनीज की लीडरशिप आज मारुति के पास थी। जो कमजोर है वो थे डॉक्टर रेड्डीज, रिजल्ट की बदौलत डेज लो 6.5%, एलएनटी 5% रिजल्ट की बदौलत, हिंडाल्को नोवेलिस की बदौलत और भारतीय एयरटेल के अंदर भी आज आप फ्लैट टू पॉजिटिव काम देखेंगे। शुरुआत से ही आज ये थोड़ा मेहनत करता हुआ दिख रहा था। और छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखेगी एसबीआई कार्ड, अडानी टोटल गैस ट्रांसमिशंस में और गोदरेज कंज्यूमर्स में, जहां पे 2 से 3% तक की बढ़त है। और जहां पे नुकसान है इसी छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में वो गैस वाली कंपनीज हैं। आईजीएल के अंदर 2.5% और कुछ हद तक फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे एल्केम लैब, ऑरो फार्मा ये करीब 1.5-2% नीचे जाके बंद हुए हैं। कुल मिला के आज मार्केट पे निफ्टी के पास ना तो गेन आया ना ही लूज किया। ये 300 से 400 वाली रेंज रेजिस्टेंस की है। पिछले 2-3 दिन से निफ्टी यहीं पे क्लोज भी कर रहा है। एडजस्टमेंट्स के बाद निफ्टी में -8 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे।
और उसके बाद अगर आप सेंसेक्स में देखें तो -35 पॉइंट दिख रहे होंगे। एक काम आप और भी कर सकते हैं, जरा 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिए एडजस्टमेंट्स के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि 3:30 पे जब सौदे इन क्यू होते हैं तो लास्ट में 31वें मिनट में फाइनल एडजस्टमेंट के नंबर आ जाते हैं, तो वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख जाएगा बैंक निफ्टी भी। तो आज की क्लोजिंग ठीक ठाक है, ये 175 पॉइंट 43,500 के जस्ट ऊपर आज इसने क्लोज किया है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही मिस्टर शेट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय निकाला आपने हमारे साथ चर्चा की, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे को और अभिषेक को, मानसी को आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।